नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हमारी यूपी पीसीएस की दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज है, जो कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है और यह हिस्ट्री की रहेगी, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं, उनको आपस में मिलान करना है। एक सूची में ताम्र पाषाण संस्कृति दी गई है, दूसरी सूची में उनकी वर्तमान स्थिति दी गई है। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है कि पहाड़ बनास संस्कृति, इसका वर्तमान स्थिति क्या है? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है? तो पहाड़ जो बनास संस्कृति है वो आपकी राजस्थान में है, वर्तमान स्थिति इसकी राजस्थान है। दूसरे ऑप्शन में है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति का संबंध जो है वो आपका पड़ता है महाराष्ट्र से, और कायथा संस्कृति का संबंध है मध्य प्रदेश से, और गेरुए रंग की मृदभांड संस्कृति है आपकी उत्तर प्रदेश से। इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मध्य पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मध्य पाषाण काल की विशेषता सूक्ष्म पाषाण औजारों का उपयोग और शिकार संग्रह से कृषि की ओर परिवर्तन है। दूसरा कथन है, पशुओं को पालतू बनाना और अस्थायी जीवन की शुरुआत मध्य पाषाण युग की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? तो आपके ये दोनों कथन करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थित है, हुलास स्थित है और बरगांव स्थित है। स्थित कौन सा नहीं है? को कुनतासी स्थित नहीं है। कुनतासी ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कुनतासी कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, ये गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, सिंधु मुहरों की उपस्थिति और मेलुहा का उल्लेख करने वाले मोसोपोटामिया के ग्रंथों से दोनों क्षेत्रों के बीच समुद्री व्यापार का सुझाव मिलता है। दूसरा कथन है, हड़प्पा अर्थव्यवस्था में मानकीकृत वजन और माप की कमी एक बड़ी चुनौती थी। कमी एक बड़ी चुनौती थी। चलिए तो इसमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट कथन कौन सा होगा। तो इसमें दूसरा कथन करेक्ट इनकरेक्ट है, पहला कथन बिल्कुल सही है। चलिए तो इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद के कितने प्रमुख विभाग हैं? 4 वेद होते हैं, अथर्व वेद, साम वेद और यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो यजुर्वेद के कितने प्रमुख विभाग हैं? तो 2 विभाग हैं। यजुर्वेद के 2 विभाग हैं, एक होता है शुक्ला यजुर्वेद और दूसरा है कृष्णा यजुर्वेद। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तर वैदिक काल में बहु विवाह और विधवा विवाह प्रचलित थे। दूसरा कथन है, अथर्ववेद में ऐसे श्लोक हैं जो लड़कियों के जन्म की निंदा करते हैं। बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें आपके दोनों कथन करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रमुख संप्रदायों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि कपड़ों सहित पूर्ण त्याग के बिना मोक्ष प्राप्त करना असंभव है। यहीं दूसरा कथन में कह रहा है कि श्वेतांबर संप्रदाय का कहना है कि वस्त्र पहनने वाले भिक्षुओं द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है जब तक कि वे अनासक्ति का अभ्यास करते हैं। तो इसमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे, सी ऑप्शन
बिल्कुल सही है, कथन आपके दोनों करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विनय पिटक, इसमें जो कथन दो दिए गए हैं, इसमें पहले कथन में कहा गया है कि इसमें संघ या मठवासी आदेश में शामिल होने वालों के लिए नियम और कानून शामिल हैं। उल्लिखित नियमों के अनुसार एक भिक्षु बिना किसी प्रतिबंध के परिवार के निवास में दिए गए भोजन की किसी भी मात्रा को स्वीकार कर सकता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यानी कि पहला कथन करेक्ट है, दूसरा कथन बिल्कुल इनकरेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, प्राचीन भारतीय समाज में गहपति किसे कहा जाता था? गहपति किसे कहा जाता था? तो परिवार और संसाधनों को नियंत्रित करने वाले घर का जो मुखिया है उसे गृहपति कहा जाता था। चलिए तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में अग्रहार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अग्रहार का सबसे अच्छा वर्णन करता है ब्राह्मणों का दिया गया राजस्व मुक्त भूमि अनुदान। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, एक में महाजनपद दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनकी राजधानी है, इनको आपस में मिलान करना है। गांधार की राजधानी क्या है? तो गांधार की राजधानी है तक्षशिला। वत्स की राजधानी क्या है? तो कौशाम्बी है। और मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। और कुरु की राजधानी है हस्तिनापुर। यानी कि सभी आपके सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन इसका ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निगम शब्द का सही वर्णन करता है? निगम, निगम का सही वर्णन कौन करता है? तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक बाजार, शहर या व्यापार केंद्र जो शिल्प आधारित गांवों से विकसित हुआ है उसे हम निगम कहते हैं। निगम। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, एक में स्तंभ शिलालेख दिए गए हैं, एक में सामग्री दी गई है। तो स्तंभ शिलालेख फर्स्ट में क्या कहा गया है? स्तंभ शिलालेख फर्स्ट में कहा गया है कि अशोक का लोगों की सुरक्षा का सिद्धांत पहले शिलालेख में कहा गया है। दूसरे शिलालेख में स्तंभ में क्या कहा गया है कि अशोक की धम्म नीति। तो दूसरे का आपका दो करेक्ट हो जाएगा। स्तंभ शिलालेख फोर्थ में क्या कहा गया है कि राजकों के कर्तव्य की बात की गई है, तो इसका पहला होगा। और जो स्तंभ शिलालेख फिफ्थ है उसमें कहा गया है पशुओं और पक्षियों की सूची जिन्हें कुछ दिनों में नहीं मारा जाना चाहिए, तो ये 4 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि मौर्य समाज के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य समाज का जो प्रशासन है उसके बारे में बताना है। पहला कथन है कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और सुवर्णगिरी मौर्य काल के दौरान सुदृढ़ प्रशासनिक नियंत्रण के साथ प्रमुख प्रांतीय केंद्र थे। पहले दूसरे कथन में क्या कहा है कि मौर्य समाज की भौगोलिक सीमा में पूरी तरह से समान प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसमें जो दोनों कथन करेक्ट हैं कि इनकरेक्ट हैं बताना है। इसमें पहला तो करेक्ट कथन बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा कथन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा है कि शक युग को जो 78 ईस्वी मतलब 78 ईस्वी में शुरू होता है और प्राचीन भारतीय सिक्कों में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वर्तमान में है, वर्तमान में है, क्या है वर्तमान में? वर्तमान में भारतीय गणराज्य का आधिकारिक कैलेंडर है। तक युग जो 78 ईस्वी में शुरू होता है वो भारतीय गणराज्य का आधिकारिक जो है कैलेंडर है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आने वाला वह चीनी बौद्ध यात्री कौन था जिसे बौद्ध पांडुलिपियां एकत्र की थी? कौन था जिसने बौद्ध जो पांडुलिपियां हैं
उनको एकत्रित की थी? कौन यात्री था, तीर्थयात्री बौद्ध? वो था फायान। ठीक, ऑप्शन बी फायान था, जिसने बौद्ध पांडुलिपियां एकत्रित की। चीनी बौद्ध यात्री था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त वंश बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी करने के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्हें कहा जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। ऑप्शन सी दिनार। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दक्षिणी विस्तार को नर्मदा नदी के किनारे पर हराकर रोकने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? किस शासक को दिया जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सूची में भूमि प्रकार दिए गए हैं, एक सूची में उनके क्षेत्र विवरण दिए गए हैं। तो कुरिंजी कुरुंजी जो भूमि का प्रकार है, कुरुंजी भूमि का प्रकार है, वो पहाड़ी क्षेत्र में है। कहाँ है? पहाड़ी। और मुल्ले, मुल्ले कहाँ है? तो देहाती, देहाती वन क्षेत्र में है। और मरुदम कहाँ पड़ता है? तो मधुरम कृषि भूमि है। और नेथल है तटीय क्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका डी। अगला कौन सा है क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन में 20 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि दो सूचियां हैं, एक में शासक दिए गए हैं, एक में उनकी शासनकाल की अवधि बतानी है। आदित्य वर्मन, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम का शासनकाल का मिलान करना है। शासनकाल का मिलान करना है। तो आदित्य वर्मन का शासनकाल है 871 से 906। राजराज प्रथम का शासनकाल है 985 से 1014। राजेंद्र प्रथम का है 1014 से 1044। और कुलोत्तुंग का प्रथम का शासनकाल का जो अवधि है शासनकाल की 1070 से 1122 के बीच में है। चलिए तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहले कथन में कहा है कि पांड्य शासक किसी भी युद्ध में चेरों को पराजित करने में कभी सफल नहीं हो सके। दूसरे कथन में कहा है कि इस पांड्य वंश के अंतिम शासक मारवर्मन राज सिंह तृतीय चोल राजा परांतक प्रथम द्वारा पराजित किए गए थे। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन करेक्ट बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल दो, पहला कथन इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन करने वाला कल्पसूत्र इसके द्वारा लिखा गया था। कल्पसूत्र इसके द्वारा लिखा गया था, तो भद्रबाहु के द्वारा। ऑप्शन ए भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में गैर कृषि भूमि के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो खिल का प्रयोग किया जाता था। खिल का, गैर कृषि भूमि के लिए। अगला क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई हैड स्पेस की लड़ाई, लड़ी गई हैड स्पेस की लड़ाई किस भारतीय शासक और सिकंदर महान के बीच में हुई थी? किस शासक और सिकंदर महान के हुई थी? तो पोरस, पोरस और सिकंदर महान के बीच में हैड स्पेस की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के संबंधित हर्षवर्धन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हर्ष के सहिष्णु धार्मिक नीति अपनाई और विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया। दूसरा कथन है, यद्यपि शुरू में शैव मत का अनुयायी था, पर बाद में वह महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन से होंगे? तो करेक्ट आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, क्षणिकवाद का सिद्धांत कहता है कि सभी तत्व क्षणिक, सापेक्ष और परस्पर निर्भर होते हैं। दूसरा कथन है, अनंतता का संबंध अनंतता का संबंध अस्थायी और अपरिवर्तनीय आत्मा की धारणा को अस्वीकार करता है। इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों कथन दोनों करेक्ट हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, एक में वैदिक नाम दिए गए हैं, दूसरी सूची में आधुनिक नाम दिए गए हैं। मतलब नदियां हैं, इनका वैदिक नाम है और दूसरी तरफ आधुनिक नाम है। सिंधु नदी का जो वैदिक नाम है और आधुनिक नाम इसका इंडस है। क्या है? इंडस। सिंधु नदी का आधुनिक नाम इंडस है। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो झेलम है। और स्कनी नदी का चिनाब है। और विपाशा है, यहाँ पे विपाशा का है व्यास। ठीक है, तो दोनों सभी आपके ऑप्शन मैच हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सूची में बंदरगाह दिए गए हैं, दूसरी सूची में क्षेत्र दिए गए हैं। सुपारा बंदरगाह किस क्षेत्र में है? सुपारा बंदरगाह किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये पश्चिमी घाट पे है सुपारा बंदरगाह। ताम्रलिप्त बंदरगाह कहाँ है? ताम्रलिप्त बंदरगाह कहाँ है? तो बंगाल, सॉरी, ताम्रलिप्त बंदरगाह कहाँ है? हाँ, बंगाल तट पे है, बंगाल तट पे। इलान कहाँ है? तो मालाबार तट पे है। और नागपट्टिनम कहाँ है? तो कोरोमंडल तट पे है, कोरोमंडल तट पे। चलिए, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के सांस्कृतिक योगदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पाल कला शैली ने नेपाली और तिब्बती बौद्ध कला पर गहरा प्रभाव डाला। दूसरा कथन है, पाल वंश ने सांस्कृतिक की कड़ाई, ठीक है, कढ़ाई से विरोध किया। पाल वंश ने संस्कृत का कड़ाई से विरोध किया और केवल पाली और प्राकृत को प्रोत्साहित किया। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा, यानी कि दूसरा कथन इनकरेक्ट है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुलाम वंश के दौरान चालीसा या तुर्कान या चहलगानी शब्द का सही व्याख्या करता है? सही व्याख्या करता है। तो सुल्तान को सलाह देने वाले 40 प्रतिष्ठित तुर्क कुलीनों का समूह था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः, पहला कथन है, यह मुख्यतः रणनीतिक नगर कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष था। दूसरा कथन है, त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहारों राष्ट्रकूटों एवं पालों के मध्य हुआ था। तो इसमें कथन आपका करेक्ट होगा, कौन सा कथन करेक्ट होगा? तो दोनों कथन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्ययुगीन काल के दौरान उत्तर भारत में तुर्की विजय को स्थायित्व प्रदान करने वाला वास्तविक जो सशक्तिकर्ता माना जाता है? कौन माना जाता है? तो इल्तुतमिश, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेनाओं की तुलना में तुर्क सेनाएं अधिक प्रभावशाली क्यों थी? अधिक प्रभावशाली क्यों थी? वे उनकी जो जनजातीय संरचना एवं इक्तादारी प्रणाली ने संगठित गतिशील सेनाओं को समर्थ बनाया था। तो ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है 34 नंबर, अभिकथन दिया है, एक कारण है। अभिकथन में है कि बलबन ने सिजदा और पैबोस जैसे दरबारी प्रथाओं की शुरुआत की। कारण है उसका उद्देश्य सुल्तान की प्रतिष्ठा एवं श्रेष्ठता को बढ़ाना था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि इसने लोधी शक्ति का अंत कर बाबर के लिए उत्तर भारत के द्वार खोल दिए थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हुमायूं ने आगरा में राजगद्दी संभाली उस समय निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अधीन थे? कौन कौन से क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अधीन थे? तो काबुल भी था और कंधार भी था और बदखशां भी था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, तीनों थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मध्यकाल में चीन के साथ फिर से प्रारंभ हुए व्यापार के कारण बंगाल में कौन सा बंदरगाह समृद्ध हुआ? कौन सा बंदरगाह समृद्ध हुआ? तो चटगांव का, ऑप्शन ए चटगांव। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा के बारे में कथन बताना है, कौन सा सही है? पहला कथन है, उन्होंने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राजपूत संघ का नेतृत्व किया।
दूसरा कथन है उन्होंने बाबर को लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत आमंत्रित किया। तीसरा कथन है एक बड़ी सेना के बावजूद भी उन्हें बाबर से पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन आपके तीनों होंगे। ठीक है, तीनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल के दौरान दीवाने इंसा का प्राथमिक कार्य था। दीवाने इंसा का जो प्राथमिक कार्य था वो शाही पत्राचार का प्रारूप तैयार करना और संचार बनाए रखना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? मनसबदारी प्रथा का प्राथमिक जो उद्देश्य था सैन्य प्रशासन का केंद्रीकरण करना और सेना को बनाए रखना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल जो में भारत में रुपया नामक मानक चांदी के सिक्के की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एक तरफ नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं, एक तरफ पानीपत के द्वितीय युद्ध के दौरान जो संबद्धता है वो दिया गया है। बैरम खां, हाँ बताना है कौन सा सही सुमेलित है। बैरम खां मुगल कमांडर इन चीफ बिल्कुल करेक्ट है। हेमू क्या था? तो हेमू था सूर साम्राज्य के अधीन हिंदू सेनापति, ये भी करेक्ट है। और आदिल शाह मुगल सेनाओं का सहयोगी, ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उसने शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा तक पहुंच गया। दूसरा कथन है उसके शासन में सिखों और सतनामियों द्वारा क्षेत्रीय विद्रोह देखा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के राजपूत और राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन से सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें कथन कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए। सिसोदिया चित्तौड़ से संबंधित थे, राठौड़ जोधपुर से संबंधित थे, चौहान अजमेर से संबंधित थे, कछवाहा उदयपुर से संबंधित नहीं थे। कछवाहा उदयपुर से संबंधित नहीं थे, उदयपुर से संबंधित नहीं थे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कछवाहा कहां से संबंधित थे? तो अंबेर से, कछवाहा। अगला क्वेश्चन है अकबर के अधीन मुख्य दीवानी कुल मुख्य रूप से किसे इसके लिए जिम्मेदार था? इसके लिए जिम्मेदार था, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा शाही खजाने और खातों का जो पर्यवेक्षक होता था उसे दीवाने कुल कहा जाता था या मुख्य दीवान कहा जाता था। अकबर काल के शासन, ठीक है, अकबर शासनकाल में, ठीक है, अकबर के शासनकाल में। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था मिरक मिर्जा गियास था हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से संत भक्त की निर्गुण परंपरा से जुड़े हैं? भक्त की निर्गुण परंपरा से जुड़े हैं कबीर और नानक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की जो वर्ष 1707 में मृत्यु के बाद दक्कन के क्षेत्र में जो राजनीतिक परिणाम क्या हुआ वो बताना है। तो राजनीतिक जो परिणाम हुआ वो मराठों ने पुनः स्वतंत्रता स्थापित की और शीघ्र ही सफल भी रहे, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हुमायूं के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मुगल दरबार में शामिल हुआ था? मुगल दरबार में शामिल कौन हुआ था? तो मीर सैयद अली और अब्द उल समद, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के शासनकाल के दौरान दक्कन क्षेत्र में मुगलों की सत्ता स्थिति क्या थी? सत्ता की स्थिति तो दक्कन के शासकों के कारण कमजोर हुई थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में ऐतिहासिक शहरों के एवं इनके संस्थापकों का जो सही सुमेलित कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक बिल्कुल करेक्ट है। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल करेक्ट है। शाहजहां जो बाद है वो शाहजहां से संबंधित है। दीन पनाह जहांगीर से संबंधित नहीं है, यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दीन पनाह इनसे संबंधित नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है
दीन पनाह संबंधित है हुमायूं से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच हस्ताक्षरित संधि का जो नाम हुआ 1665 में, कौन सी संधि हुई थी शिवाजी और मुगल के बीच में? तो पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की, ऑप्शन सी इसमें पुरंदर की संधि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्य रूप से मराठों द्वारा लगाए जाने वाले चौथ एवं सरदेश मुखी के अनुपात का सर्वोत्तम रूप दर्शाता है? सर्वोत्तम रूप कौन सा दर्शाता है? तो चौथ 1/4 और सरदेश मुखी 1/10 थी। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मस्जिद और गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो महमूद खिलजी ने कराया था। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है, जैनुल आबिदीन ने कश्मीर में सिकंदर शाह की नीतियों को उलटने के लिए क्या कार्रवाई की थी? क्या कार्रवाई की थी? तो निर्वासित हिंदुओं को वापस बुलाया और राज्य पदों की पेशकश भी की थी। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद बेगड़ा की जीवनी राज विनोद के लेखक कौन थे? राज विनोद के लेखक कौन थे? तो उदयराज थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, उदयराज। महेंद्रगिरी सॉरी महेंद्र सूरी जिन्होंने खगोलीय उपकरण यंत्रजा का विकास किया, किस शासक के अधीन दरबारी खगोल शास्त्री के रूप में कार्यरत थे? तो फिरोज शाह के दरबार में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल आक्रमणों के परिणाम को सर्वाधिक सटीक रूप दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? तो मंगोलों की निर्णायक हार हुई, उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गवां के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की गई थी? किस क्षेत्र में विजय प्राप्त की गई थी? तो विजयनगर क्षेत्र और पश्चिमी तट गोवा। तो और ये आपका गलत है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नयनकारा प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया है? विस्तृत विवरण किसने दिया है? तो डोमिंगो पेस ने दिया है, डोमिंगो पेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकला में मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग होता। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उत्तर पुराषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण काल की चित्रकला का आकार बड़ा होता था। ये आपका गलत है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भीमबेटका की अधिकांश चित्रकलाएं मध्य पाषाण युग की हैं। दूसरा कथन है, भीमबेटका विंध्याचल पर्वतमाला में भोपाल के दक्षिण में स्थित है और इसे 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए दोनों सही हैं, ऑप्शन ए दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 में भित्ति चित्र किस युग से संबंधित हैं? भित्ति चित्र किस युग से संबंधित हैं? तो सुंग युग से संबंधित हैं, सुंग युग से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग मुगल सम्राट चित्रकला में योगदान सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मुगल सम्राट दिए हैं, एक तरफ चित्रकला में योगदान दिए हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। बाबर मुगल वंश वृक्ष चित्रण के लिए बिहजाद को संरक्षण दिया, ये तो करेक्ट है। हुमायूं फारसी प्रभाव की शुरुआत की और सचित्र एल्बम को प्रोत्साहित भी किया, ये भी करेक्ट है। शाहजहां अमूर्त चित्रकला और इस्लामी सुलेख को प्रोत्साहित किया एवं यूरोपीय प्रभाव को सख्ती से समाप्त किया, ये गलत है। जहांगीर प्राकृतिक विषयों के साथ चित्रकला के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तरफ वास्तुकला दिया गया है, एक तरफ विवरण दिया गया है। कलश, छात्र, चैत्य और अंड।
इसमें बताना है कौन सा सही आपका मिलान है, ठीक है, सही मिलान करना है इसमें। चलिए, तो कलश, कलश इस किससे संबंधित है, तो इसमें बताना है कलश किससे संबंधित है, तो शिखर के ऊपर चौड़े मुख वाला सजावटी घड़ा है वो कलश होता है। छात्र क्या होता है, छात्र है स्तूप के शीर्ष पर छात्रकार संरचना, ये छात्र है। और चैत्य क्या है, चैत्य है आपका एकत्र होकर पूजा करने का स्थान, चैत्य है। अंड क्या है, अर्धवृत्ताकार गुम्बद, उसे अंड कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया गया था, तो राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है, कौन सा कथन करेक्ट है, तो इसे राजराज चोल द्वारा बनवाया गया था और यह अपने ऊंचे विमान तथा एकास्म शिखर के लिए प्रसिद्ध है, एकास्म शिखर के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन में कहा है कि अशोक स्तंभ और एकमेनियन स्तंभ दोनों एकास्म, एकास्म मतलब एक पत्थर के से बने संरचनाएं थी तथा विभिन्न अलंकरणों से सुसज्जित थी। दूसरा कथन है मौर्यकालीन स्तंभों की सतह सामान्यतः चिकनी होती थी जबकि फारसी स्तंभों की सतह पर धारियां या रेखाएं उकेरी जाती थी। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो दूसरा तो करेक्ट है लेकिन पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इसमें केवल बी यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें कि सिंधु घाटी में मानव की आकृतियों की टेराकोटा या मृत्तिका मूर्तियां कांस्य और पत्थर की मूर्तियों की तुलना में अधिक यथार्थवादी तथा परिष्कृत थीं। दूसरा कथन है कि यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था परंतु इससे बनी हुई मोहरों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो इसमें बताना है सही कथन कौन से सही होंगे, तो इसमें दोनों कथन सही नहीं है यानी कि ना तो एक ना ही दो। चलिए अगला क्वेश्चन है डांसिंग गर्ल प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की प्रसिद्ध तांबे की मूर्ति किस सिंधु घाटी स्थल पर खोजी गई थी, किस सिंधु घाटी स्थल पर खोजी गई थी, तो मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर ने राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है, तो किसने की है मेजबानी 2024 हिंदी विज्ञान सम्मेलन की, तो भोपाल ने की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि नागालैंड आपदा प्रबंधन सीमा योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। दूसरा कथन क्या है कि नागालैंड की राज्य सरकार ने बीमा योजना को लागू करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। तो इसमें बताना है कथन कौन सा करेक्ट है यानी कि दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है पहला बिम्स्टेक 2024 समिट जो हुआ है बिजनेस समिट किस शहर में आयोजित किया गया था, किस शहर में आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कथन है भारत में पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में 4 पदक जीते थे जो कि किसी भी ओलंपिक खेल में उसकी सर्वोच्च संख्या थी, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन बी केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने नैतिक उल्लंघन के लिए अपने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया, तो थाईलैंड, ऑप्शन बी थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने लगातार छठे वर्ष राष्ट्रीय श्रृंखलागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, इसने किया तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि पहला कथन में है कि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी को दिया गया। दूसरा कथन है सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार आटम
द प्ले को प्रदान किया। तीसरा है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आयना को दिया गया। तो इसमें कब बताना है करेक्ट कौन से होंगे। तो पहला करेक्ट है लेकिन दोनों आपके इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में मौजूदा माध्याह्न भोजन योजना को बदलने के लिए शुरू की गई है। दूसरा है कि इस योजना के तहत बच्चों को उनकी पसंद के आधार पर सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल दिए जाएंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। बी करेक्ट है लेकिन पहला इनकरेक्ट है। बी, ऑप्शन बी। ये कहाँ की है ये यह योजना आपकी, एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है तो सत्य प्रकाश सांगवान को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सत्य प्रकाश सांगवान को किया गया है। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के हैं सत्य प्रकाश सांगवान। ठीक है, इनको सेफ डी मिशन के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा हवाई अड्डा बना है एशिया का पहला। तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की है। किसने की है तो हाल ही में किसने किया है तो ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका ने। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पहली बार वर्ष 2024 में इसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सहित मौजूदा विज्ञान पुरस्कारों को स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। दूसरा कथन है जी पद्मनाभन को जीव विज्ञान विशेष रूप से मलेरिया अनुसंधान में उनके आजीवन योगदान के लिए आरवीपी के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसका मतलब दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ दिवस दिए गए हैं सूची में, एक तरफ उनकी दिनांक दी है। विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व अंगदान दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसमें आपका सही मिलान करना है, कौन सा सही मिलान है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। 13 अगस्त को। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में कब मनाया जाता है तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रमोचित भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है। रॉकेट का नाम क्या है तो RHUMI फर्स्ट इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखे गए भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की ग्लाइड बम का नाम है, उसका नाम क्या रखा गया है। उसका नाम रखा गया है गौरव। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में प्रतिष्ठित PATA गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है। किसने जीता है तो केरल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है रोड टू स्कूल परियोजना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में शुरू की गई है। रोड टू स्कूल परियोजना ये गोरखपुर में शुरू की गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति के संबंध में कौन से कथन आपके करेक्ट हैं तो नीति के अंतर्गत सरकार को उन प्रायोजित कंटेंट के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है जो राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी या अपमानजनक हो। दूसरा कथन है इस नीति के अंतर्गत इन्फ्लुएंसर को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
जिनके जिनसे उनके प्लेटफॉर्मों पर सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर भुगतान की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दोनों करेक्ट होंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनबाड़ी केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? किस शहर में स्थापित किया गया है? तो गाजियाबाद में, ऑप्शन सी गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो प्रयागराज में किया जा रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है जो शहरों को उनकी वायु गुणवत्ता के आधार पर रैंक करता है। दूसरा कथन है, श्रेणी फर्स्ट शहरों जैसे 10 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले हैं, जिसमें सूरत, जबलपुर, आगरा को शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में स्थान दिया है। तो इसमें बताना है करेक्ट कौन से हैं, कि दोनों करेक्ट है आपके, बिल्कुल सही हैं, दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। गिद्ध गणना 2024 में जो गिद्धों की संख्या की निगरानी के लिए एक नागरिक विज्ञान पहल है, जो WWF इंडिया ने निम्नलिखित में से किस मंच के सहयोग से शुरू किया है? किस मंच के सहयोग से शुरू किया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ई बर्ड और बर्ड काउंट इंडिया। नेक्सस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो युवाल नोआ हरारी हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय दिवस है, एक तरफ उनकी थीम दी गई है, एक तरफ अंतरराष्ट्रीय दिवस है, एक तरफ उनकी थीम दी गई है। वर्ल्ड मैरीटाइम या विश्व समुद्री दिवस, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है। तो इसकी थीम है भविष्य की दिशा सुरक्षा पहले। दूसरा है, विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन और शांति, ये भी करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है बिल्डिंग बैट बेटर, ये नहीं है, ये इनकरेक्ट आपका हो जाएगा। बाकी अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम है साइन ऑफ फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स, करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है कल्टिवेटिंग कल्चर ऑफ पीस, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में टाइम पत्रिका की एआई में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कौन शामिल होने वाले भारत के किस केंद्रीय मंत्री का नाम है? किस केंद्रीय मंत्री का नाम है? तो अश्विनी वैष्णव का नाम है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में रहने वाले जनजातीय परिवारों के कल्याण के लिए है। दूसरा कथन है, यह योजना 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जनजातीय बहुल गांवों को शामिल करने के लिए तैयार की गई है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बताइए कौन सा करेक्ट कथन होगा? तो इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैंसर मूनशॉट पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि कैंसर मूनशॉट पहल को यूनिसेफ द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर देखभाल को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा कथन है, इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करके अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देकर कैंसर देखभाल तंत्र को सुदृढ़ करना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केवल दो, पहला इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यूएस ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है, टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। तो सारा ईरानी और आंद्रेया वावासोरी मिक्स्ड डबल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली ऑल इटालियन जोड़ी बनी है। तो करेक्ट है, और इगा ये आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 से संबंधित हैं। पहला कथन है, भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं।
भारत एक संस्करण में पुरुषों और महिलाओं दोनों के स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत वाला पहला देश बना है। पहला देश बना है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा इनकरेक्ट है, पहला सही है। अगला क्वेश्चन है गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप एमएमए मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो संग्राम सिंह बने हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 6वें क्वाड शिखर सम्मेलन से संबंधित हैं। पहला कथन है कि छठा क्वाड शिखर सम्मेलन डेलावेयर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया गया था। दूसरा है, इस शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मैत्री पहल शुरू की है। इसका जो कथन करेक्ट होगा वो आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। कथन आपके दोनों कथन करेक्ट हैं। सेमिकॉन इंडिया सेमिकॉन इंडिया 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। भारतीय कला महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण राष्ट्रपति निलयन सिकंदराबाद राष्ट्रपति ठीक है, इसमें क्या कहा है कि राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद हैदराबाद में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है कि इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। तो इसमें आपके दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें रैंक आपकी थी 58 रैंक थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि केरल ने सूचकांक में लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019 से प्रति वर्ष जारी किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन कथन कौन से करेक्ट होंगे? तो पहला तो गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो केरल ने भी किया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा 2024 में किन दो शहरों के बीच में संचालित की गई? किन दो शहरों के बीच में संचालित की गई? तो अहमदाबाद और भुज के बीच में संचालित की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने के नए ध्वज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए ध्वज में अशोक चक्र, भारतीय संसद भवन और संविधान की प्रस्तावना दर्शाई गई है। दूसरा कथन है कि नए ध्वज का अनावरण भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया गया। इसका कथन करेक्ट कौन से होंगे? तो कथन दोनों इनकरेक्ट हैं। कथन दोनों इनकरेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में से किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? इसको हुआ तो रविकांत द्विवेदी और श्याम प्रकाश मौर्य को प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा औपचारिक रूप से कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा घोषित किया गया? पहला देश जॉर्डन घोषित हुआ है। पहला देश जॉर्डन घोषित हुआ है। चलिए अब हिस्ट्री से फिर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है अगला कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उसने भारत में पुर्तगाल के गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का स्थान लिया। दूसरा कथन है, उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर पर रणनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित किया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएंगे, दोनों इसके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा आरकोट पर आक्रमण का प्रस्ताव देने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था त्रिचनोलोपोली के शत्रु का ध्यान भटकाना, इसका मुख्य कारण था। ऑप्शन बी।
अगला है एक्स-लॉ-शैपेल की संधि के साथ समाप्त होने वाला वैश्विक संघर्ष कौन था? वैश्विक जो संघर्ष हो रहा था वो कौन सा था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, तो एक्स-लॉ-शैपेल की संधि के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, ये प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध हो रहा था, तो जो एक्स-लॉ-शैपेल की संधि होती है 1748 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लागू होने तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के मामलों में बीच कड़ा पृथक्करण था। दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरा कथन कह रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक राज्य नियंत्रित संस्था थी और अनुदान एवं सब्सिडी के लिए फ्रांसीसी सरकार पर भारी रूप से निर्भर थी। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सूरत की संधि 1775 के अनुसार निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंपा गया था? अंग्रेजों को कौन से क्षेत्र सौंपे गए थे? तो साल्सेट और बेसिन सौंपा गया था। ऑप्शन सी, साल्सेट और बेसिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों को सैन्य सहायता के लिए प्रशिक्षित यूरोपीय सैनिक उपलब्ध कराने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पहला यूरोपीय कौन था? तो डुप्ले था, डुप्ले। लाहौर की संधि किस युद्ध के साथ समाप्त होने के बाद हस्ताक्षरित की गई? किस युद्ध के बाद समाप्त होने के? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ऑप्शन बी इसका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जब समाप्त होता है, लाहौर की संधि उसी के साथ समाप्त हुई है। ठीक है, हमने एक ट्रिक की वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें सभी जितने आंग्ल युद्ध हुए हैं, आंग्ल, कर्नाटक, मराठा, मैसूर, अफगान, सिख, ये सभी आपको ट्रिक के माध्यम से आपको मिलेंगे। 10-15 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की, आप देख लीजिएगा, सारे लर्न हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे और ट्रिक से लर्न भी हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डलहौजी के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विलय की नीति के तहत अधिग्रहित नहीं किया गया? अधिग्रहित नहीं किया गया, कौन सा नहीं किया गया था? तो अवध नहीं किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अवध नहीं किया। बाकी झांसी, नागपुर, जयपुर। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणाली, ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणाली में से किस प्रणाली के अंतर्गत दामिनी कोह क्षेत्र को कृषि उपयोग में लाया गया था? कृषि उपयोग में लाया गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना करने वाली पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो रोमेश चंद्र दत्त थे, रोमेश चंद्र दत्त। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में निजामत शब्द निम्नलिखित कार्यों में से किससे संदर्भित करता है? किसे संदर्भित करता है? तो पुलिस और न्यायिक कार्य को। अगला क्वेश्चन है, 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय सिविल सेवाओं में क्या परिवर्तन लाया गया? क्या परिवर्तन लाया गया? बताना है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा कंपनी के संरक्षण को प्रतिस्थापित किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ विद्रोह दिए गए हैं, एक तरफ क्षेत्र हैं। सन्यासी विद्रोह, मिदनापुर विद्रोह, मोरिया विद्रोह और वेदनूर विद्रोह। इसमें बताना है कौन सा सही मिलान है। सही मिलान, क्या सही मिलान करना है दूसरी सूची में। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ है, बिहार और बंगाल में सन्यासी विद्रोह कब होता है? तो 1763 से 1800 के मध्य। मिदनापुर विद्रोह, मिदना जो विद्रोह होता है वो बंगाल में होता है, बंगाल। ये कब से कब तक होता है मिदनापुर? तो 1766 से 67। मोरिया विद्रोह कब होता है? तो 1769 से 99 के मध्य। कहाँ होता है मोरिया विद्रोह? तो ये होता है असम में आपका। बेदनूर का विद्रोह कहाँ होता है? तो ये कर्नाटक में होता है। कब से कब तक होता है? तो ये 1797 से 1800 के मध्य होता है।
ये आपका कर्नाटक में होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ व्यक्तित्व दिए गए हैं सूची में, दूसरी सूची में भूमिका दी गई है। बहादुर शाह की भूमिका क्या रही है? बहादुर शाह की भूमिका रही है दिल्ली में नाम मात्र का सम्राट, इनकी भूमिका है। जनरल बख्त खां की भूमिका क्या रही है? तो इनकी दिल्ली में सैन्य कमांडर थे। हेनरी लॉरेंस लखनऊ में ब्रिटिश निवासी, और नाना साहब कानपुर में पेशवा घोषित। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर जॉन सीली के वर्ष 1857 के विद्रोह के दृष्टिकोण का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? सबसे उपयुक्त वर्णन कौन करता है? तो जो स्वार्थी सिपाही विद्रोह जिसमें कोई स्वदेशी नेतृत्व नहीं था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख व्यक्तित्व वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के पहले बैच में शामिल नहीं थे? पहले बैच में शामिल नहीं थे, कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का प्रभाव नहीं था? 1857 के विद्रोह का प्रभाव नहीं था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का प्रावधान या विशेषता थी? प्रावधान या विशेषता थी, कौन थी? तो जिला मजिस्ट्रेट प्रकाशकों की जमानत राशि जब्त कर सकता था, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय विकास ने क्रिप्स मिशन को भेजने की तात्कालिकता को बढ़ावा दिया? उसने दिया, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जापान की भारत पर आक्रमण की धमकी, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नई तालीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नई तालीम की शुरुआत अक्टूबर 1937 में वर्धा में जाकिर हुसैन समिति द्वारा की गई। नई तालीम का मुख्य विचार था गतिविधि के माध्यम से सीखना, ऑप्शन करेक्ट हैं दोनों, कथन दोनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1859 के नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के बंगाल के प्रमुख क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय इसके महासचिव के रूप में किसने कार्य किया? महासचिव के रूप में कार्य किया एनजी रंगा ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने क्या भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह के समय दौरान महात्मा गांधी जो भूमिका निभाई वह थी 1928 में बारदोली का दौरा किया, जो इस कारण का समर्थन करने के लिए एक प्रतीकात्मक कदम था, ऑप्शन सी। 1940 के अगस्त प्रस्ताव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या प्रतिक्रिया थी? तो सी, इसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ऑप्शन सी। सूर्यसेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा आपका करेक्ट है? तो पहला, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, करेक्ट है बिल्कुल। और उन्होंने 1930 में बंगाल में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया, यह भी करेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र प्रकाशन ने जलियांवाला बाग की घटना के बाद जनरल डायर के समर्थन में एक सार्वजनिक निधि की शुरुआत की थी? इसने की थी सार्वजनिक निधि की शुरुआत, तो द मॉर्निंग पोस्ट ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऐतिहासिक योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उन्होंने वर्ष 1936 में दलित वर्गों और औद्योगिक श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। दूसरा है, 1927 में अंबेडकर ने दलित वर्गों के अधिकारों और समस्याओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का शुभारंभ किया, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1947 के बंगाल अकाल के सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से थे? कौन थे? तो कोंटाई, तामलुक और ढाका। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान समर्थन आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ नेता है, एक तरफ समर्थक है। नाना साहब, लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर। नाना साहब बताना है इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा। तो अजीमुल्ला राजनीतिक प्रचार में विशेषज्ञ थे नाना साहब के जो समर्थक, और लक्ष्मीबाई अफगान सैनिक समर्थक थे। तो बाकी तीसरा इनकरेक्ट है, बाकी दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1930 के धराशन नामक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इस नेतृत्व महात्मा गांधी, इसका जो नेतृत्व किया महात्मा गांधी द्वारा किया जाना था, लेकिन अंततः सरोजिनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया क्योंकि गांधी जी को स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दूसरा कथन है, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रहों की श्रृंखला में अंतिम था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है बताइए। करेक्ट ऑप्शन दोनों इनकरेक्ट है, यानी कि दोनों गलत है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट 1928 भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए ब्रिटिश संसद के नेतृत्व में तैयार किया गया था। दूसरा है, मुस्लिम लीग के मुसलमानों के बीच समावेशिता विकसित करने के लिए अगले जनसंघर्ष का नेतृत्व करने का आह्वान किया। दूसरा है, तीसरा कथन है, संवैधानिक योजना तैयार करने का पहला भारतीय प्रयास था। चौथा है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम का परिणाम था। तो नेहरू रिपोर्ट का ऑप्शन करेक्ट है, संवैधानिक योजना तैयार करने का पहला भारतीय प्रयास था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1920 के दशक के दौरान वामपंथी राष्ट्रवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख मांगे या विचार थे? पहला है पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज। दूसरा है औपनिवेशिक विरोध और सामाजिक न्याय का समन्वय। तीसरा है स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों द्वारा दोनों की आलोचना, मतलब यानी कि तीनों आपके करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी अध्यक्षता, ठीक है, एसी मजूमदार ने की। करेक्ट है। इस दूसरा है, यह अधिवेशन लगभग एक दशक बाद नरमपंथी और गरमपंथी के पुनर्मिलन का प्रतीक था। ये भी करेक्ट है, यानी कि दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारी या षड्यंत्र के संबंधित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अलीपुर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस और चापेकर बंधुओं ने कमिश्नर रैंड की हत्या की। कानपुर वेलवेज षड्यंत्र केस, इसमें कौन से कथन आपके करेक्ट हैं, यानी कि मतलब पूरा कालक्रम के अनुसार तो पहला में करेक्ट है, पहला करेक्ट है। चापेकर बंधुओं तो 1900 आपका 1897 हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले आपका यही हुआ इस ऑप्शंस में। फिर आता है, फिर कौन सा आता है आपका, ठीक है, फिर आता है अलीपुर। अलीपुर होता है 1908 में। मेरठ कब होता है? मेरठ होता है 1929 में। कानपुर कब होता है? 1924। अगला क्वेश्चन है, भारत रक्षा अधिनियम 1915 के संदर्भ में पहला कथन है, यह अधिनियम केवल प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के तहत प्रांतों पर लागू था। ब्रिटिश बलूचिस्तान और शोनथल परगना जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को बाहर रखा गया था। दूसरा कथन है, यह अधिनियम ने अधिकारियों को दुश्मन की सहायता करने के संदेह में व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि कुछ मामलों में मृत्युदंड भी निर्धारित किया। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बी होगा। पहला तो इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन के निरस्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो यह निरस्त्रीकरण वायसराय हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के दौरान किया गया था। पहला कथन करेक्ट है। और विभाजन के निरस्त्रीकरण उपरांत राजधानी दिल्ली के स्थानांतरित कर दी गई, ये भी करेक्ट है।
यानी कि 2 करेक्ट हैं, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में इल्बर्ट बिल विवाद के महत्वपूर्ण या महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो इसने औपनिवेशिक न्यायिक प्रणाली में नस्लीय भेदभाव को उजागर किया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में फराजी आंदोलन की स्थापना की? फराजी आंदोलन की स्थापना की हाजी रशीदुल्लाह रईतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज आंदोलन की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो स्वरूप में पुनरुत्थानवादी लेकिन विषय वस्तु में सुधारवादी, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है, 2 सूचियां दी गई हैं, इनको आपस में मिलान करना है। एक तरफ जनजातीय विद्रोह है, दूसरी तरफ वर्ष है। पहाड़िया विद्रोह, चुवार, संथाल और कोल। संथाल विद्रोह कब होता है? 1855 से 1856 के मध्य होता है संथाल। और चुवार विद्रोह कब होता है? तो चुवार 1831 में होता है। चुवार विद्रोह, सॉरी 1 मिनट, सॉरी, चुवार विद्रोह 1831 में नहीं होता है। चुवार विद्रोह जो होता है वो आपका 1795 और 1816 के मध्य होता है, ठीक है। और का कोल विद्रोह होता है 1831 में। बाकी पहाड़िया विद्रोह होता है 1778 में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। चलिए, हमने 150 क्वेश्चंस जो दृष्टि आईएएस की हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज हम लोग कवर करेंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है, हिस्ट्री की हमने कवर कर ली है। इसके बाद ज्योग्राफी वगैरह की टेस्ट सीरीज हम लोग कवर करेंगे। ज्योग्राफी या सिविक पॉलिटी की होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।